आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। वारिस पंजाब दे और अमृतपाल सिंह की सबसे नई साजिश का आज पर्दाफाश, चलिए वहां खबर जहां में कर रहे हैं। आखिर एक संगठन जो नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर युवाओं को नई जिंदगी देने का दम भर रहा था, उसे अमृतपाल ने साजिशों का अड्डा कैसे बना दिया। आज हम आपको इसी सच से आपका सामना कराएंगे। आखिर नशा मुक्ति केंद्र की बंद दीवारों के बीच ऐसा क्या हो रहा था कि जांच एजेंसियां अब इसे एक बड़ा धोखा और फरेब बताने लगी हैं। क्या है पूरी साजिश, समझना है तो चलिए वहां खबर जहां में। अरे यार, इसकी कंप्लेंट कर। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। हाथों में हथियार है, शरीर पर आनंदपुर खालसा फोर्स के तमगे वाली वर्दी है और दिमाग में देश विरोधी जहर। ये विष किसी और ने नहीं, अमृतपाल सिंह ने भरा है। और इस विष को भरने के लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई है, उसे लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के हाथ अब तक जो तस्वीरें लगी हैं, चश्मदीदों ने जो बयान दिए हैं, उनके मुताबिक वारिस पंजाब दे ने नशा मुक्ति केंद्रों का जो जाल बिछाया था, उसे अलगाववाद के अड्डे में तब्दील कर दिया गया है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए नशा मुक्ति केंद्र कैसे बने अमृतपाल की साजिश के अड्डे। नशा मुक्ति केंद्र या आतंक के अड्डे। अमृतपाल ने पुलिस और जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए नशा मुक्ति केंद्र को चुना। नशा मुक्ति के लिए जो युवा आए, उन्हें खालिस्तान के नाम पर फोर्स में शामिल किया। एक बार जिसने AKF के लिए हामी भर दी, उसे फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। अमृतपाल और उसके गुर्गे नशा मुक्ति केंद्र में हथियार जमा करते थे। नशा मुक्ति केंद्र में ही पहले युवाओं के दिमाग में जहर भरा जाता था। अमृतपाल और टीम को जब पक्का यकीन हो जाता था तो इनके हाथ में हथियार थमाए जाते थे। AKF के इन रंगरूटों को हथियारों और हमलों की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अमृतपाल को शायद मालूम नहीं था कि उसकी गुनाहों की इस दुनिया की पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी। अजनाला कांड को अंजाम देकर उसने अपने लिए जिस आफत को न्योता दिया, अब उसका अंजाम भुगत रहा है, देश में भागा फिर रहा है। लेकिन जांच एजेंसियां उसका पूरा सच बेनकाब कर रही है। नशा मुक्ति केंद्र का सच जानिए। इस नशा मुक्ति केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं था। इन नशा मुक्ति केंद्र में फार्मासिस्ट नहीं थे। सपोर्ट स्टाफ भी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं था। सरकार के नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे थे ये केंद्र। पुलिस के हत्थे चढ़े अमृतपाल सिंह के गुर्गों की निशानदेही पर हथियारों का जखीरा बरामद हो चुका है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से अधिकारी पहले इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह युवाओं को आत्मघाती हमले करने के लिए अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में नशा मुक्ति केंद्र में ट्रेनिंग दे रहा था। अमृतपाल उन्हें आतंकवाद और गन कल्चर की ओर धकेल रहा था। जो युवा वहां नशा छोड़ने के मकसद से आए थे, लेकिन उन युवाओं को बाद में पता चला कि अमृतपाल के मंसूबे बहुत ही खतरनाक थे। वे भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें भागने नहीं दिया जाता था। अमृतपाल के सेवादार के मुताबिक यहाँ गैर कानूनी तरीके से नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था। जो भी नौजवान यहाँ रहने और ट्रेनिंग लेने से इनकार करते थे, उनसे जबरदस्ती की जाती थी। और जो युवा नशा मुक्ति केंद्र को छोड़ने की बात करते थे, उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था। सेवादार ने जो बताया है वो एक बड़े खतरे से आगाह करने वाला है। उसने बताया कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में बने नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार की जा रही थी। नशा छुड़ाने की जगह इसी नशे की बदौलत उन्हें अलगाववादी साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा था। क्या थी अमृतपाल की मॉडस ऑपरेंडी? अमृतपाल सिंह नशा करने वालों को सॉफ्ट टारगेट मानता था। सेना से गलत व्यवहार की वजह से जबरन रिटायर किए गए युवा भी उसके टारगेट पर थे। ऐसे लोगों की कमजोरी को भी वो अपनी ताकत मानकर रणनीति बना रहा था। वो एक ऐसा गिरोह बना रहा था जो उसके एक इशारे पर खून खराबे के लिए तैयार हो जाए। सुरक्षा एजेंसियां ये भी कह चुकी है कि वो मानव बम का दस्ता तैयार करने की फिराक में था। इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव टीम नशा मुक्ति केंद्र के इस एक्सप्लोसिव खुलासे में लगातार जुटी है। हम आपको हर अपडेट देंगे ताकि कोई इस साजिश का हिस्सा न बन सके, अमृतपाल के मंसूबों पर पानी फिर जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ इस वक्त खास लोग जुड़ रहे हैं, संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, जावेद हुसैन संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, संजय मिश्र हमारे साथ संवाददाता जम्मू से जुड़ रहे हैं, और एके जैन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरुण आहूजा आपका रुख कर लेता हूं, उसके बाद मैं एके जैन साहब के पास भी आऊंगा। अरुण, एक नशा मुक्ति केंद्र की आड़ हथियारों की वहां पर जबरदस्त हथियारों की नुमाइश, हथियारों की ट्रेनिंग तैयार करना आनंदपुर खालसा फोर्स को, यह गलती किससे हुई कि यह शख्स इतने दिनों में इतना ज्यादा आगे बढ़ गया और आज फरार होकर एजेंसीज को चुनौती दे रहा है? देखिए, पंजाब में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में बहुत से गलत काम होते रहे हैं। जो लोग नशा करते रहे हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हुए, उनमें से ज्यादातर लोग नशा छुड़ाऊ केंद्र की आड़ में ही नशे का व्यापार करते रहे हैं। ये पंजाब का इतिहास रहा है। पिछले एक दशक में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अमृतपाल ने इस स्थान में अपने जितने भी फोर्स के जो नौजवान जहां रखे थे, जो पहले नशा करते रहे और उन पर कई आपराधिक मामले और नशा तस्करी के मामले दर्ज हुए, उनके पास आधुनिक हथियार भी पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है, अगर गांव में गोली लगे तो चौकी में, पुलिस चौकी में, थाने तक बात पहुंच जाती है। लेकिन इस जगह पर इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती रही है, सारा दिन गोलियां चलती रही, लेकिन अभी तक पुलिस को वहां तक सूचना नहीं मिली। कितने दिन तक इसके बारे में पता नहीं चला। पता कैसे चला? जो वीडियो सामने आई, जो लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए, उनके मोबाइल में से ऐसी ट्रेनिंग लेते हुए की वीडियो सामने आई और पुलिस अब इस जांच में जुटी है। पुलिस को ऊपर से केंद्रीय एजेंसियों की ओर से बड़ी फटकार तो लगी, लेकिन अब पुलिस के हाथ में यहाँ पंजाब में अब कुछ नहीं रहा। पंजाब पुलिस अब कर क्या रही है? पंजाब पुलिस अमृतपाल को खोजने की कार्रवाई है, वो पुलिस के दस्ते और स्टेट्स में जा चुके हैं। लेकिन लोकल जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस है, वो उन लोगों को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में क्रूर प्रचार फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और बहुत से मामले ऐसे दर्ज भी हो रहे हैं और ज्यादातर मामलों में पूछताछ के लिए नौजवानों को थाना में बुलाया जाता है और कई घंटे उनसे पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट भी पुलिस जब्त कर रही है और उनके बैंक खातों की भी जांच बड़ी बारीकी से चल रही है, जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। ठीक है, जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, ऐसे लोग भी शामिल हैं। मेरे साथ जावेद जुड़े हुए हैं दिल्ली से। जावेद, ये शख्स लगातार फरार है, पता इसका चल नहीं रहा है, इसके बाकी सहयोगी जरूर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अमृतपाल फरार है। क्या जानकारी मिल पा रही है दिल्ली पुलिस के सूत्रों से आपको? देखिए राजीव, बिल्कुल समझने वाली बात है कि जो 1920 का जो फुटेज दिख रहा है वो है कुरुक्षेत्र के पास का दिख रहा है, शाहबाद के पास का, जो बलजीत कौर नाम की जिस लेडी ने अमृतपाल और पालप्रीत सिंह को उसने सपोर्ट किया था रुकने में। लेकिन अगर दिल्ली से कुरुक्षेत्र की अगर हम दूरी की बात करें तो 153 किलोमीटर है। मतलब 21, 22 और 23, उसके बाद 24 को ये लोकेशन पता चलता है कि जो अमृतपाल है वो दिल्ली के आईएसबीटी के पास देखा गया है। तो ऐसे में जो ये दिल्ली पुलिस के सोर्सेज की अगर हम बात करें और स्पेशल सेल खास तौर से, तो इसमें ये बात है कि अमृतपाल अपने आप को छुपने के लिए वो दिल्ली का सहारा ले सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो इंफॉर्मेशन और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर अमृतपाल को तलाशा जा रहा है। तो ऐसे में ये जानकारी है कि अमृतपाल जो है वो दिल्ली के जहां उसके जो समर्थक है, जहां दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जो ठिकाना है, तो वहां वो उनसे कांटेक्ट में। और राजीव, एक आपको और बड़ी खबर बता दें कि अमृतपाल जो है वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है, जो फोन पे बात कर रहा है, वो अपने पास फोन नहीं रख रहा है। जो अभी तक जानकारी मिली है वो अलग अलग नंबर से, मतलब उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हेल्प, उसके बाद इकोनॉमिकल हेल्प, क्योंकि इकोनॉमिकल हेल्प मतलब कौन अमृतपाल और उसके पालप्रीत सिंह को इकोनॉमिकल सपोर्ट कर रहा है, साथ ही छुपने की जगह, क्योंकि लगातार वो अपनी जगह बदल रहा है। तो ऐसे में दिल्ली से कुरुक्षेत्र की जो दूरी है वो महज 153 किलोमीटर है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस, हालांकि पंजाब पुलिस की
जो टीम है वो एक अभी भी दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली के कई स्पेसिफिक जगहों पे वो अपने इनपुट पे काम कर रही है। दिल्ली पुलिस सपोर्ट कर रही है और स्पेशल सेल ठीक उसके पैरेलल काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये इनपुट है दिल्ली पुलिस के पास कि अमृतपाल के जो क्लोज एसोसिएट्स हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली में है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक से सपोर्ट कर रहे हैं। संजय मिश्रा का रुख करूंगा। संजय, इस वक्त आपकी जानकारी में जो कुछ भी पुलिस वहां पर जांच कर रही है, क्या अमृतपाल को लेकर वहां पर भी इंटेलिजेंस या तमाम चीजें बढ़ाई गई हैं? क्या इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अमृतपाल अगर निकलेगा तो इस एरिया से भी निकल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि चाहे वो लखीमपुर हो, बहराइच हो, पीलीभीत हो, श्रावस्ती हो या बलरामपुर हो, ये सभी नेपाल से सटे जो उत्तर प्रदेश के जो ऐसे जनपद हैं जहां की सीमाएं बिल्कुल ऐसी खुली हुई हैं, जहां से अमृतपाल निश्चित तौर पे अगर वो चाहता है कि हमें नेपाल भागना है तो वो भागने में कामयाब हो सकता है। वजह ये है कि निश्चित तौर पे सीमा सुरक्षा बल के जवान एहतियात तो जरूर बरतते हैं, जगह जगह उसके फोटो पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पगडंडी रास्ते ऐसे हैं कि जहां से निश्चित तौर पे आसानी से निकल सकता है। साफ तौर पे ऐसा ही इनपुट मिलने के बाद इस समय जो है उत्तर प्रदेश में सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के जवान जगह जगह अमृतपाल सिंह के और उसके जो साथी हैं उनके पोस्टर चस्पा कर रहे हैं और जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको फोटो दिखा करके साफ तौर पे पूछा जा रहा है कि ऐसा संदिग्ध अगर कहीं भी दिखाई पड़े तो नजदीकी थाने में वो सूचना दे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है अमृतपाल को लेकर के, इस ऐसे में साफ तौर पे पीलीभीत से लेकर के और महाराजगंज की जो नेपाल की जो खुली सीमा है ये उसके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। और अमृतपाल इस समय लगातार इसी तलाश में है कि वो सुरक्षित स्थान का तलाश कैसे करे, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से वो भगोड़ा बन चुका है और जिस तरीके से लगातार पंजाब पुलिस उसके पीछे पड़ी है, तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हैं, ऐसे में अमृतपाल सिंह लगातार वो सुरक्षित ठिकाने का तलाश कर रहा है और सुरक्षित ठिकाना उसका सीधे नेपाल ही हो सकता है, क्योंकि नेपाल के रास्ते वो किसी अन्य देश में जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है संजय, मैं समझ गया। एके जैन साहब मेरे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। एके जैन साहब, नशे मुक्ति केंद्र की आड़ में ये तमाम कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था। आनंदपुर खालसा फोर्स इसने बना ली थी, हथियार ले ली थी, बुलेट प्रूफ जैकेट ले ली थी इसके साथ इसने, और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है ये अलग खालिस्तान की बहुत कुछ तैयारी कर चुका था। न केवल ये करेंसी के बारे में तमाम चीजें बना चुका था, साथ ही झंडा अलग बना चुका था। वो तो अजन को लेकर, आतंकवादी गिरोह को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। वो लीड्स जो कि जम्मू कश्मीर से पंजाब पुलिस और एनआईए की मदद के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अजय, देखिए बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से जब अमृतपाल के सहयोगी को उठाया जाता है उसका मतलब साफ है कि यहां अगर अमृतपाल जो है पहुंचा था तो उसके कई लिंक्स निकल कर आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले कई दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है और पाकिस्तान का जो K2 प्लान है, यानी कि खालिस्तान और कश्मीर, इसको जो अमली जामा पहनाने के लिए अमृतपाल को एक्टिवेट किया गया था, उस पूरी चीजों को खंगालना बेहद जरूरी हो जाता है। कल बीती रात जो है जब दबिश दी गई थी तो उसके बाद जो है पंजाब पुलिस ने आज 2 लोगों को हिरासत में लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से, जिसमें सरबजीत कौर और अमरीक सिंह नाम के 2 लोग हैं जो अमृतपाल के जो सहयोगी है पपल पाल जो है उसकी बहन बनी हुई थी सरबजीत कौर, उसी के बाद जो है उसके पति और उस दोनों को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि 18 तारीख के बाद से लगातार अमृतपाल पपल प्रीत के जरिए जो है इनके साथ संपर्क में था, तो कहीं ना कहीं इनके पास कई खुलासे हो सकते हैं, कई राज हो सकते हैं कि आखिरकार अमृतपाल का प्लान क्या था। क्या पंजाब से निकलकर जम्मू आने का उसका प्लान था, या जम्मू में कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो यहाँ पर सक्रिय हैं, क्या उनके साथ कुछ तमाम बातें थी। ये सारी चीजें जो हैं एक बड़े जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसीलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को पंजाब पुलिस साथ लेकर गई है और कई खुलासे हो सकते हैं इनकी इंटेरोगेशन के बाद, और कई और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है जिन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। किसी भी तरीके से अमृतपाल को दबोचना है, किसी भी तरीके से अमृतपाल जो लगातार भाग रहा है उस तक पहुंचना है, उसके बाद पूरा नेटवर्क जो है उसको खंगाला जाएगा कि ये K2 प्लान जो है, ये जो समझ में आ रहा है सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया सूत्रों से कि क्या वो सच है। अगर वो सच है तो एक बड़ा एक्शन जो है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और आपके पास एक सवाल के साथ और भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एके जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। एके जैन साहब, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, आप इस केस को नजदीक से देख और समझ भी
भी रहे होंगे। नशे मुक्ति केंद्र की आड़ में हथियारों की ट्रेनिंग, जल्लूखेड़ा गांव में एक पूरी फायरिंग रेंज जहां पर आनंदपुर खालसा फोर्स बनाकर उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था ये शख्स। पुलिस को इस बारे में पता नहीं चलता, चलिए हो सकता है ना पता चला हो, लेकिन इस शख्स ने अपनी करेंसी बना ली थी खालिस्तान की, अपना झंडा बना लिया था। वो तो अजनाला कांड हो गया, जिसके बाद पुलिस को अपने अधिकारियों के घायल होने के बाद एक्टिवली काम करना पड़ा, नहीं तो एक बड़ा फेलियर था ये। आपको क्या लगता है? मैं इसको पंजाब पुलिस का और पंजाब की इंटेलिजेंस एजेंसीज का, स्थानीय पुलिस जो भी है वहां की, इसका एक बहुत बड़ा फेल्योर मानता हूं। इस प्रकार की गतिविधियां चलती रहें और आपके कोई मुखबिर नहीं है, इसका मतलब गांव में आपका संपर्क नहीं है पब्लिक से, जो एक जमीनी हकीकत की जानकारी होनी चाहिए स्थानीय चौकी को, थाने को, वो लगता है नहीं है। आपका संपर्क जनरल पब्लिक से टूटा हुआ है। आपको कोई यही जानकारी नहीं हो रही है कि कहां पर फायरिंग हो रही है। अगर कोई फायरिंग रेंज बनाकर फायरिंग प्रैक्टिस करा रहा है और स्थानीय पुलिस कहे कि हमको इसकी जानकारी नहीं है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। ये नशा मुक्ति केंद्र चलाना, एक अभी आपके संवाददाता ने बहुत सही कहा कि इस प्रकार के अड्डे पंजाब में क्या अन्य प्रदेशों में भी हैं, जो उसी की आड़ में नशा दिया जाता है और अवैध वसूली की जाती है और मारपीट की जाती है। तो ये सब जो है अनऑथराइज्ड अड्डे हैं। इन सब के ऊपर गवर्नमेंट की, प्रशासन की सख्त निगरानी रहनी चाहिए, निगाह रहनी चाहिए। ये जो जितनी गतिविधियां इसकी इस बीच में पनपी, इसको जानबूझ के मुझे लगता है इग्नोर किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर डायरेक्शन नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन की कमी होने की वजह से, या गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल होने की वजह से कि अभी बाद में इसको देखेंगे, अभी इसको चलने दीजिए, ये इस प्रकार का डायरेक्शन जब पुलिस को रहता है तभी इस प्रकार की नाकामी होती है, तभी इस प्रकार की गलतफहमी होती है और तभी पुलिस उसको जो है नजरअंदाज करती है। ये एक बहुत बड़ी चूक है जिसका खामियाजा आज की तारीख में पंजाब और आसपास की स्टेट भुगत रहे हैं। देखिए, ये फरार है पर ये कोई घटना भी कारित कर सकता है, दिल्ली में कोई ब्लास्ट कर सकता है, कहीं पर भी कुछ कर सकता है। मेरा ये मानना है कि अभी ये कंट्री छोड़ के भागेगा नहीं। कंट्री छोड़ के भागा तो इसके लिए तो एक टेररिस्ट हो जाएगा, बस एक टेररिस्ट की श्रेणी में आके रह जाएगा। जैसे बहुत से टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, यूएस में हैं, वो उस श्रेणी में आ जाएगा। तो उसमें वो कोई ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये प्रयास करेगा फिर यहाँ पर किसी तरीके से रीऑर्गेनाइज करके, या एक शहीद का अपने को देना चाहेगा कि देखिए मैं कुर्बान हो गया खालिस्तान के नाम पर, कुछ इस प्रकार की गिरफ्तारी देना चाहेगा। ये इसी के मेरे ख्याल से ये उसमें लगा होगा उधेड़-बुन में। और जो भागा है और जिस तरह की चैट्स इसकी निकल कर आ रही हैं महिलाओं के साथ, और जो और गतिविधियां पता चल रही हैं, इसको पूरे सिख समाज में इसको एक्सपोज कर दिया है और सभी सिख समाज अब इसको समझ रहा है कि ये खतरा है और इससे शीघ्र से शीघ्र पंजाब को निजात पानी। एक ही साहब, आपने इंटेलिजेंस को भी नजदीक से देखा होगा, क्योंकि आप डीजीपी जैसी पोस्ट पर रहे हैं। ये शख्स जब से निकला है, जब से फरार हुआ है, ये जितनी भी दूर जा पाया है, क्या ये जानबूझकर, जो आपका कहना है, भारत पार करने की कोशिश नहीं करेगा? और अगर ये भाग भी रहा है तो कितनी रेंज तक ये भाग सकता है? क्योंकि बिना मदद के ज्यादा दूर तक भागना आसान नहीं है। देखिए, मदद तो ऐसे लोगों को मिल जाती है। लोग डर के मारे धर्म के नाम पर मदद कर देते हैं, पर पकड़ा जाएगा। एक्चुअली होशियार है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, दूसरों के मोबाइल इस्तेमाल करता है, उनको वापस कर देता है। यही इसने पंजाब में एक स्थानीय गुरुद्वारे में किया। वहाँ के ग्रंथी का मोबाइल लिया, इस्तेमाल किया, फिर उसको वापस कर दिया। तो वो जैसे जैसे ट्रेस होगा, ये मिलेगी सूचना इसके बारे में। होशियार है और सब समझता है कि किस तरीके से पुलिस से बचा जा सकता है, पर कभी ना कभी इसके बारे में सूचना मिलेगी। ये अगर कहीं लोगों से संपर्क करेगा, अगर कोई मोबाइल रखेगा, कहीं लोगों से संपर्क करेगा, रिश्तेदारों से संपर्क करेगा, अगर वो नंबर मिला तो इसकी धरपकड़ बहुत आसान हो जाएगी। पर मुझे लगता है अभी ये फरार रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसके पीछे लगातार टीमें लगी रहनी चाहिए, इसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जाना चाहिए और इस बीच में इसके नेटवर्क को
समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे कि पंजाब में इसको अगर गिरफ्तारी भी हो या इसके साथ कोई मुठभेड़ हो तो उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पे। इसके लिए पंजाब की पुलिस को, वहां की इंटेलिजेंस को और सेंट्रल एजेंसीज को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह। नेटवर्क को खंगालना चाहिए, एक एजेंट साहब कह रहे हैं, और नेटवर्क को खत्म भी करना चाहिए। अजय जांड्याल लगातार जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और मेरे बाकी सहयोगी भी, अरुण आहूजा भी। अजय, पहले आपका रुख करते हैं। अजय, इस बात के कितने कयास लगाए जा रहे हैं कि अमृतपाल जिस तरीके के लॉजिस्टिक्स के साथ इतने दिनों तक काम कर रहा था, उसमें जम्मू कश्मीर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसे सपोर्ट कर रहे हो, या फिर अमृतपाल को अगर बचने की भी जरूरत पड़े तो जम्मू कश्मीर के इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उसे सपोर्ट मिले? देखिए, बिल्कुल अगर आप एक चीज को जोड़ने की कोशिश करें तो पिछले कुछ महीनों में लगातार पंजाब में हथियार आने का, ड्रग्स आने का सिलसिला तेज हुआ है। ड्रोन के जरिए हथियार आते रहे हैं, और उसके बाद अब अमृतपाल के घर पे जब छापेमारी हुई है, उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई, तो ऑलमोस्ट हर जगह हथियारों के जखीरे मिल रहे हैं, जो साफ दर्शाता है कि जो K2 प्लान है, यानी कि कश्मीर और खालिस्तान, उसको पूरे तरीके से अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। इसीलिए अमृतपाल और उसके साथियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, और इसीलिए ये लोग जो है वो संपर्क में थे। यकीनन इस चीज पर भी जो है जांच होगी कि आखिरकार किन किन आतंकी संगठनों के साथ जम्मू कश्मीर में अमृतपाल के लिंक्स थे, वो उनके साथ जुड़ा हुआ था। क्योंकि हथियार जो पंजाब आते थे, पंजाब से जम्मू कश्मीर पहुंचते थे, हथियार और ड्रग्स जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ जाती थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जांच का विषय है। मगर सबसे बड़ी प्राथमिकता आपको बता दूं कि जो है वो पंजाब पुलिस की, वो अमृतपाल सिंह को पकड़ना है। 2 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ होगी कि क्या अमृतपाल सिंह जम्मू कश्मीर आया था, जम्मू कश्मीर आया था तो वो कहां गया था, किन लोगों से मिला था, वो सारी चीजें। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस जो है वो मिलकर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होगी। क्योंकि कल जब अमरीक सिंह और उनकी पत्नी सरबजीत कौर के बारे में जानकारी दी गई थी तो उनके जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको तब डिटेन किया था, उसके बाद पंजाब पुलिस को हैंड ओवर किया गया। तो इसका मतलब है कि अब जानकारियां साझा होना शुरू हुई है। और जहां तक जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से स्मार्ट है इस मामले में। वो आतंकी लिंक कहीं भी स्टेब्लिश होता है, कहीं भी कोई एक्टिविटी होती है, तो जो स्मार्ट ऑफिसर्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो तमाम चीजों पर पहले से नजर रखते हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी लिंक, कोई भी ऐसी चीज हो तो वो उसको देखा जाए। दूसरी एक अहम चीज आपको बता दूं कि पंजाब में पिछले कुछ सालों में अगर आपको याद हो तो कुछ जो कश्मीर के या जम्मू के कुछ इलाकों के रहने वाले जो युवक जो वहां पे पढ़ते थे, आपको याद होगा पंजाब के कॉलेज से जो है हथियार मिले थे। तो ये तमाम चीजें जो हैं जो जोड़ती हैं, क्योंकि वहां पंजाब में ऐसे किसी को भी सपोर्ट मिल पाना, हथियार रखने की सपोर्ट, वो इतना आसान नहीं हो सकता। मैं अरुण से इसका जवाब ले लेता हूं। तो यकीनन कहीं ना कहीं आपस में अरुण से जवाब ले लेता हूं। मेरे साथ अरुण भी जुड़े हुए हैं। अरुण, 2 सवाल। एक तो जो अजय यहां पर बात उठा रहे थे कि किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा था, दूसरी बात यहां पर यह कि जल्लू खेड़ा में एक फायरिंग रेंज बन जाती है, वहां पर प्रैक्टिस होती है, और जुड़े हुए जिले को जरा भी खबर नहीं मिलती, जो पुलिस कप्तान है उन्हें पता नहीं चलता। एके जैन फॉर्मर डीजीपी इस बात को बता रहे थे कि ये तो शर्म की बात होगी कि अगर बीट कांस्टेबल भी इस बारे में, बीट पुलिसिंग कमजोर सीधे समझ में आ रही है, तो जो स्थानीय पुलिस है कितनी जिम्मेदार अब सरकार की नजर में है पंजाब पुलिस की, जो एक बार फिर से खालिस्तान आंदोलन को उठते हुए देखने के इन हालात को साक्षी बनती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी, लेकिन इस बात से भी इत्तेफाक रखना होगा कि पंजाब के जो ज्यादातर लोग थे जो अमृतपाल के झांसे में आ गए, धार्मिक कट्टरपंथी उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं घर कर गई, और अमृतपाल ने इसी चीज का फायदा उठाया। बहुत से लोग थे, आपने देखा होगा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जिस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है नौजवानों का, जिस प्रकार से अजमल आमिर कसाब भारत तक आ गया, अपनी जान जोखिम में डालकर उसने इतना बड़ा कांड कर दिया महाराष्ट्र में। इसी प्रकार से नौजवानों का जो ब्रेन वॉश किया गया ताकि पंजाब में अलग से एक देश बनाया जाए, बफर स्टेट बनाया जाए, खालिस्तान की स्थापना की जाए। ये मांग 1984 के बाद से उठती आ रही है, और इस चीज को नाकाम भी भारत सरकार ने कई बार कर चुकी है।
अब पन्नू है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी ओर से कई नाकाम कोशिशें की जा चुकी हैं और वो अब भी जो कोशिश लोग कर रहा थे, है, वो अब भी जी, कोशिश बिल्कुल, कर रहा है, गुरपतवंत पन्नू अब भी कोशिश कर रहा है कि भारत में ऐसे युवाओं को बरगला कर कुछ कोशिश करे, क्योंकि वो भी आईएसआई से के इशारों पे काम कर रहा है। एके जैन साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एके जैन साहब, निप इन द बड एक कहावत है जो कि अंग्रेजी में होती है, हम इसमें चूके ये समझ में आ रहा है, लेकिन अब तक कितना बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुका होगा अमृतपाल, जो कि आगे चलकर नासूर बन सकता है पुलिस के लिए पंजाब में? नहीं, अभी तो नासूर नहीं बन पाएगा, बनने की तैयारी थी। अब भी अगर हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर ने बुला के इनको, चीफ मिनिस्टर पंजाब को भगवंत सिंह मान को चेताया ना होता, उनको अलर्ट ना किया गया होता, उनको वार्निंग ना दी गई होती कि पंजाब में क्या हो रहा है और आप साइलेंट बैठे हैं। ये तो अन्य प्रदेशों में चुनाव प्रचार में लगे हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि पंजाब जैसा बॉर्डर स्टेट, उसको चलाने के लिए कितनी तपस्या करनी होती है, कितनी मेहनत करनी होती है। एक चीफ मिनिस्टर ने अपनी कुर्बानी दी है आतंकवाद को वहां कंट्रोल करने के लिए। ये तो अपना कभी गोवा, कभी गुजरात, कभी यहाँ अपना सारे में टहल रहे थे। तो ये अब इंटेलिजेंस एजेंसी सेंट्रल की भी एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने मांग की है कि हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस दिए जाएं। पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराए हैं। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास फोर्स की कमी है। उनको सारा पैराफर्नेलिया देखिए, जो अरेस्ट हो रही है उनको गिरफ्तार करके सेंट्रल गवर्नमेंट डिब्रूगढ़ भेज रही है, आसाम में अन्य जेलों में रखने की तैयारी कर रही है, जिससे कि कहीं जेलों पर अटैक ना हो जाए। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर वो टेररिज्म से लड़ने के लिए तैयारी करनी है तो उसी मेंटल फ्रेम में आना होगा जिसमें 80s में पंजाब की पुलिस थी, और वही तरीके अपनाने होंगे, तब ये कंट्रोल होगा। अब कार्रवाई हो रही है। रिबेरो के दौर की बात आप कर रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब में कंट्रोल किया गया था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का, एक विस्तृत बात करने के लिए अमृतपाल से जुड़े हुए, इस अमृतपाल की फरारी को लेकर जो कुछ भी उसने पंजाब में किया।